हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आपका सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी दैट इज़ लोकतंत्र। तो इसमें आपको ये समझ आएगा कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या चीज़ है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। ठीक है। और हमारे इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, ये आपको याद रखना है। फर्दर टॉपिक पे मूव करते हैं। तो पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सिंपली अगर हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करें तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब जनता वोट करेगी और अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जो लीडर, जो नेता चुनेंगे वो जनता चुनेगी। ठीक है। उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अपना लीडर खुद चुनेगी। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी बोलते हैं ऐसे। बट बस इलेक्शन और वोटिंग ही क्राइटेरिया है क्या डेमोक्रेसी की। मतलब जिस भी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, ओके, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो वोट कर रहे हैं, क्या वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ओके, तो फर्दर हम लोग कुछ क्राइटेरियाज़ हैं डेमोक्रेसी के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 4 क्राइटेरियाज़ लिए हैं। फर्स्ट जो है वो मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो डिसीजंस हैं, ओके, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स, जो जनता ने जिन्हें चुना है, उनके पास पावर होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जीएसटी, ओके, जीएसटी लाया गया ना, टैक्स पेमेंट के लिए। और जैसे डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो हुई थी, ये जो डिसीजन थी वो किनके थे, हमारे जो लीडर्स जिनको हमने सेलेक्ट किया है। ओके, तो जो मेजर डिसीजंस होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स ही ले सकेंगे। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखिए, ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मतलब जो जनता वोट कर रही है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, किसी पर्टिकुलर लीडर को, तो वो किसी दबाव में आके ना कर रही हो। ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब पार्टीज़ बदलती रहेंगी। जैसे हमारी कंट्री का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में कभी कांग्रेस थी, 2014 से पहले कांग्रेस की पार्टी रूल कर रही थी। अभी क्या है, बीजेपी की पार्टी रूल कर रही है ना। तो पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी, वो चेंज हो रही है ना। 50-50% चांसेज हैं किसी भी पार्टी के जीतने या हारने की। मतलब कौन सी पार्टी रूल करेगी, कौन सी पार्टी पावर में रहेगी, उनकी 50-50% चांसेज है। जैसे कि अगर कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, कोई जिस नेता को चुन लिया जनता ने, उन्होंने काम ही नहीं किया, ठीक है, तो जनता क्या करेगी, नेक्स्ट इलेक्शन जो आएगा उसमें उनको हरा देगी, है ना, उनको वोट ही नहीं मिलेगा। और जो अपोजिशन पार्टी होंगी उनको वोट मिलेगा, तो वो जीत जाएंगे। मतलब 50% चांसेस है यहाँ।
तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो मतलब वहाँ डेमोक्रेसी है, उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। मतलब जो जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ हम ये भी देखेंगे कि जो पर्सन वोट कर रहा है उसमें मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि इस इंसान के वोट की वैल्यू 1 काउंट होगी और दूसरे इंसान की वोट की वैल्यू 2 काउंट होगी, 3 काउंट होगी, ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए जेंडर डिफरेंस अगर देखा जाए कि अगर कोई कंट्री ऐसा कर रही है कि जो मेल हैं उनके वोटिंग को अगर काउंट करें तो हर एक मेल का वोट 2 काउंट होगा, और अगर वुमेन जो औरतें हैं वो अगर वोट करती हैं तो उनके वोट को 1 काउंट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ डिफरेंस आ गया ना, जो उनकी वोटिंग पावर जो है उसमें चेंजमेंट आ गई ना, कि एक जो इंसान वोट कर रहा है उसमें इक्वालिटी नहीं दिख रही है। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ये होना चाहिए। ओके, 4th क्राइटेरिया जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। अब जो भी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, पावर में आई है, ठीक है, उनका क्या काम है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका काम ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखा हुआ है, जो संवैधानिक कानून है, उसके अनुसार ही वो काम कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि अब वो सत्ता में आ गए, उनकी पार्टी जीत गई है तो अब उनके जो मर्जी जो मन में आए वो करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो उस पर्टिकुलर कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, उसके अनुसार काम करेंगी। अगर ऐसा है तो ये भी एक क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री को ये करने के लिए कि ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ओके, तो हमने 4 क्राइटेरियाज पढ़े। अब हम कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे कि ये कंट्री में अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग पाकिस्तान को ले लें। तो पाकिस्तान के केस में क्या हुआ ना, 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज कर ली। ओके, मतलब सैन्य तख्ता पलट कर लिया और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो देन आफ्टर उसके बाद उन्होंने अपने टेन्योर को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए 2002 में रेफरेंडम करवाया लोगों से कि वो सत्ता में रहें कि ना रहें, यस और नो। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो टाइम पीरियड था, वर्किंग टाइम पीरियड था, वो बढ़ गया। 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गई उनको वापस से काम करने की, ठीक है। मतलब अब वो अगले 5 साल तक रूल कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात मैं कर रही थी कि संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है सरकारों को, तो उन्होंने क्या किया, उसमें ही अमेंडमेंट कर डाला। उसमें क्या अमेंडमेंट किया, वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। प्रेसिडेंट जिस पद पे वो थे, वो क्या कर सकते थे कि जो जनता ने जिस लीडर को चुना है उसको वो डिसमिस कर सकते थे, ठीक है। उसकी पावर मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके हाथों में थी। वो जो भी डिसीजन लेते वो उनके हाथों, प्रेसिडेंट के हाथों में था, जो कि एक
एक अनइलेक्टेड मेंबर्स थे, है ना, वो इलेक्ट होके नहीं आए थे, उन्होंने मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करके प्रेसिडेंट बन गए थे, तो वो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। और जो इलेक्टेड मेंबर है उनके पावर्स उनके हाथ में आ गई थी बाय अमेंडमेंट। दूसरा जो उन्होंने अमेंडमेंट किया वो ये था कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो मिलिट्री ऑफिसर के होंगे, ठीक है। जो मिलिट्री ऑफिसर्स, जो मिलिट्री कूप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उसके जो मेंबर्स थे मिलिट्री ऑफिसर्स, वही जो भी डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा, ओके। तो अब आप ये देखो कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री थी उस टाइम या नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके पास तो पावर ही नहीं रह गई है, वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं, उनको प्रेसिडेंट के अनुसार काम करना पड़ रहा है, जो नॉन इलेक्टेड मेंबर है उसके अनुसार काम करना पड़ रहा है। सो एट दैट टाइम पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोला जा सकता था। दूसरा जो है एग्जाम्पल हमने चाइना का लिया है। देखिए चाइना में भी हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन होती है, बट क्या हम बोल सकते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या हम बोल सकते हैं चाइना में डेमोक्रेसी है? तो पहले कंडीशन देख लेते कि यहाँ कैसे वोटिंग होती है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे डेमोक्रेसी है या नहीं है, ओके। तो चाइना में क्या होता है कि हर 5 साल पे वोटिंग होती है, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उनके पास पावर है प्रेसिडेंट को, उस कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की, ठीक है। और वहाँ जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, ठीक है, तो उनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रूव नहीं किया, अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तो वो जो पर्सन है, वो कैंडिडेट जो है वो नहीं कर सकता। तो किसी खास जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो किसी खास विचारधारा की है, और कोई और पार्टी ही नहीं है वहाँ जो वर्क कर रही है उनके अगेंस्ट, जो अपोजिशन है वो है ही नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ तो लोगों के पास और कोई विकल्प ही नहीं है ना, उनके पास वहाँ एक ही पार्टी है, और अगर लीडर्स हैं तो ये लीडर नहीं दूसरा लीडर चुन लो, लेकिन पार्टी एक ही है, विचारधारा उनकी एक ही होगी, काम वो एक ही तरह से करेंगे। तो इट्स नॉट फेयर, इट्स फ्री, ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, और यहाँ कोई चांस ही नहीं है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की हारने की, है ना। तो क्या यहाँ डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हम मैक्सिको का केस ले लेते हैं। मैक्सिको के PRI पार्टी जो है वो 2000 तक वो इलेक्शन जीतती आई थी। अब वो किस तरह से इलेक्शन जीतती आई थी, तो उन्होंने बहुत सारे गंदे तरीके अपनाए इलेक्शन जीतने के। उन्होंने जैसे स्कूल के टीचर्स हैं उनको फोर्सली पेरेंट्स को फोर्स करने को कहा कि बच्चे के पेरेंट्स को फोर्स करो कि हमें ही वोट करें, इसी पार्टी को वोट करें। जो मीडिया जो न्यूज़ वगैरह चलाते हैं उन्हें अपोज नहीं किया, ठीक है, मतलब उनके काम को क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं।
न्यूज़ वाले को भी उन्होंने ख़रीद लिया था। ख़रीद लेने का मतलब है कि उनके अपोजिशन में नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब बनता है यहाँ डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है ना। तो डैट मीन्स PRI पार्टी जो वहाँ मोनार्क चला रही थी, मतलब मोनार्की मतलब कोई एक गवर्नमेंट अगर वहाँ काम कर रही है, दूसरे पार्टी को उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ, है ना। नेक्स्ट जो हमारा था वो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। तो हम सऊदी अरबिया की बात करें तो 2015 तक सऊदी अरबिया में जो औरतें हैं, वुमेन हैं, उनके पास वोट करने की राइट ही नहीं थी। मतलब 50% जो पॉपुलेशन है कंट्री की, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। नेक्स्ट जो है एस्टोनिया का एग्जांपल ले लें तो जो रशियन माइनॉरिटी वहाँ बसे हुए हैं, उनको राइट टू वोट, जो उनका मतदान करने का जो हक है, जो राइट है, वो उनको बहुत मुश्किल से मिलती है। नेक्स्ट फ़िजी में जो इंडिजिनस फ़िजी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, उनकी वोट की वैल्यू और जो इंडिया से जाके वहाँ बसे हैं और वहाँ की सिटीजनशिप ली है, तो उनके वोट की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है। जो इंडिजिनस फ़िजी हैं, जो मूल निवासी हैं फ़िजी के, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है और इंडियन फ़िजन के वोट की वैल्यू कम है। तो यहाँ इन तीनों केसेस में हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है, लैक कर रही है। तो क्या यहाँ क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी है या नहीं है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है। 1% के वोट की वैल्यू चेंज हो रही है, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर करने से पहले वो कहाँ के सिटीजन थे, या फिर यहाँ सऊदी अरबिया में औरतों को वोट करने की राइट ही नहीं थी। दैट्स इट। नेक्स्ट 4th क्राइटेरिया जो है, उसमें हम जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेंगे। जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस मिली वो 1980 में मिली, 1980 में, ठीक है। और जो जैसे हमारे यहाँ गांधी जी है ना, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया हमारे इंडिपेंडेंस में। हमें स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, है ना। वैसे ही जिम्बाब्वे की बात करें तो वहाँ रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस में, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी लोगों को, तो लोगों ने उन्हें चुना, ठीक है। और वो JANUPF पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया, पहले तो जनता ने उनको चुन लिया, उसके बाद उन्होंने अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी, संविधान में चेंज कर दिया अपने फेवर में, जो उन्हें सही लगा, ठीक है। जनता क्या चाहती है या जनता के हित में क्या है वो नहीं, जो उनके हित में जो भी अमेंडमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में कर डाला उन्होंने। नेक्स्ट जो अपोजिशन पार्टी थी, उनके अपोजिट में जो पार्टी थी, ठीक है, उनके वर्कर को हरास किया, परेशान किया, ठीक है। जो प्रोटेस्ट करने की, जो यहाँ हम लोग इंडिया में जैसे अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो जो प्रोटेस्ट करने की जो राइट है उसको उन्होंने इलीगल बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जो जुडिशरी है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो जो ये फैसला करती हैं हमारी सरकारें, उन्हें सुनती हैं, ठीक है, उनके अनुसार भी काम होता है, और जुडिशरी को हमारे यहाँ सुपीरियर माना जाता है। बट वहाँ जुडिशरी को उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो
थिंक कि डेमोक्रेसी का फोर्थ क्राइटेरिया क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी है? नहीं, क्योंकि जो सिटीजन्स के राइट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके लिमिट में सरकार काम नहीं कर रही है, वो अपनी मन मर्जी चला रही है, तो यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। जो वाई डेमोक्रेसी और कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।